मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और मैं डीके शुक्ला आप सभी को हैलो एल्केन से संबंधित द्वितीय खंड में मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण यानी प्रकार एवं मोनो हैलो एल्केन में पाई जाने वाली समावयवता के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोनो हैलो एल्केन के प्रकार। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में मेरे सुना समझा देखा कि जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त व्युत्पन्न को मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मोनो हैलो एल्केन मतलब हुआ कि ये आपका एल्केन का एक सिंबल लिया जिसमें हमने H को हटाया, ऋण को माइनस अगर तीर के एरो के ऊपर है तो वह जो है ऋण निकलने को और प्लस है तो जुड़ने को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से एल्केन के एक अणु से हमने एक H को एक हाइड्रोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया तो प्राप्त यौगिक को मोनो हैलो एल्केन कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, जहां पर n एक पूर्णांक है। n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के डॉट सो ऑन। तो इस प्रकार से वैल्यू को हम n का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो करे अनुरूप हमें मोनो हैलो एल्केन के सदस्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अगर हम मीथेन लेते हैं और इसके जगह पर एक H को हटाएं और एक Cl को जोड़ें तो हमारा प्राप्त हुआ उत्पाद मोनो हैलो एल्केन में मेथिल क्लोराइड, क्योंकि मेथिल मीथेन से आया हुआ है। जब किसी एल्केन से एक H को हटा देते हो तो आपका जो है एल्केन से एक H को हटा देते हो तो प्राप्त समूह को हम एल्कील कहते हैं, एल्कील समूह कहते हैं। और R का अर्थ जो होता है फुल फॉर्म माने लिया गया है रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर का पहला अर्थ होता है R। तो जब H निकल गया तो जो मूलक शेष बचा उसको हम कहते हैं, बचे हुए भाग को हम शेष कहते हैं। तो इसलिए शेष को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हो, इसलिए इसका अक्षर पहला R है, इसलिए एल्कील मूलक को R से डिनोट या व्यक्त या डिमॉन्स्ट्रेट या प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे दूसरा सदस्य ले लिया इथेन, अब इससे H को निकाला और Br को जोड़ दिया तो हमारा प्रोडक्ट हो गया एथिल ब्रोमाइड हो गया। जैसे आपने इथेन लिया और यहाँ से H हटाया, आयोडीन जोड़ दिया तो आपका हो गया एथिल आयोडाइड। तो ये सभी हमारे मोनो हैलो व्युत्पन्न हुए। जैसा कि आपने परिभाषा सुना उकरे अनुरूप उदाहरण पेश किया गया, उसके अनुसार बनाया गया कि जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो प्राप्त व्युत्पन्न को मोनो हैलो एल्कीन या मोनो हैलो एल्केन को हम एल्कील हैलाइड भी कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, जहां पर n एक पूर्णांक है। अब एल्केन के जगह मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी सदस्य रख करके एक H को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से मोनो हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अब मोनो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके प्रकृति के अनुसार, उसके नेचर के आधार पर मोनो हैलो एल्केन को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जो इस प्रकार है, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कील हैलाइड कहते हैं। बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया मोनो हैलो एल्केन को हम एल्कील हैलाइड भी कहते हैं, इसलिए मोनो हैलो एल्केन को एल्कील हैलाइड भी कहते हैं और इसको जनरली हम
RX से व्यक्त करते हैं। अब इस RX के जगह पर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और हाइड्रोजन की स्थिति को आप अलग अलग ढंग से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एल्कील हैलाइड के 3 सदस्यों को लिखा है। अब इनके स्थिति के अनुसार अब इसे 3 भागों में बांटा जाना स्वाभाविक है, जैसा कि आप उदाहरण में स्वयं देख रहे हैं या समझ लीजिए कि इसमें देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी एक वैलेंसी एक कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए मोनोहाइलो एल्केन के अंतर्गत यह प्राथमिक एल्कील हैलाइड होगा। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी 2 वैलेंसी 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए द्वितीयक एल्कील हैलाइड होगा। और तीसरे उदाहरण में देखिए कि हाइड्रोजन है तो एक, लेकिन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की वैलेंसी 3 और कार्बनों से जुड़ी है, इसलिए इसको हम मोनोहाइलो एल्केन तो कहेंगे, लेकिन मोनोहाइलो एल्केन में इसको तृतीयक एल्कील हैलाइड भी कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति के अनुसार इसे 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड और 3 डिग्री एल्कील हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे 3 भागों में बांटा। एक को कहेंगे प्राइमरी एल्कील हैलाइड्स। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री। जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो यदि उसकी एक वैलेंसी एक कार्बन से जुड़ी हो तो उसे हम प्राइमरी एल्कील हैलाइड कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के रूप में पहला, दूसरा, तीसरा उदाहरण ले सकते हैं हम। चौथा माने आपका चौथा उदाहरण ले सकते हो। तो इसमें देखिए सब सदस्यों में चौथा उदाहरण देखिए, सब में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है, शेष हाइड्रोजन से जुड़ी है, इसलिए ये सभी सदस्य हमारे किस में जाएंगे? मोनोहाइलो एल्केन के प्राथमिक एल्कील हैलाइड की श्रेणी में आते हैं। यानी जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो, शेष हाइड्रोजन से संतृप्त हो, तो ऐसे एल्कील हैलाइड को प्राथमिक एल्कील हैलाइड कहते हैं। अब आइए जैसे हम आपको बताते हैं आपको दूसरा सेकेंडरी एल्कील हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्कील हाइलाइड्स, तो सेकेंडरी एल्कील हाइलाइड का अर्थ हुआ बच्चों कि जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से श्रृंखला के जिस कार्बन से जुड़ा हो यदि उस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से संतुष्ट हो, शेष हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, तो ऐसे कार्बन को हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे और हाइड्रोजन युक्त यौगिक को द्वितीयक एल्कील हैलाइड कहते हैं। जैसे आपका CH3 CH2 CHCl CH3। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन युक्त कार्बन को देखिए कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की द्विसंयोजकता 2 कार्बनों से जुड़ी है। जैसे आपका तीसरा सदस्य भी एक लिख सकते हैं आप। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी 2 संयोजकता 2 कार्बनों से जुड़ी है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों उदाहरण आपके द्वितीयक एल्कील हैलाइड के हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा कि मोनोहाइलो एल्केन को 3 भागों में बांटा। एक को कहा प्राथमिक एल्कील हैलाइड, दूसरे को द्वितीयक एल्कील हैलाइड और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तृतीयक एल्कील हैलाइड यानी टर्शियरी एल्कील हैलाइड। तो टर्शियरी एल्कील हैलाइड्स
तो तृतीयक तो माने जब इसकी परिभाषा कैसे कहोगे कि जब किसी मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, यदि उसकी 3 शेष वैलेंसियां 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़े हों, चाहे वो कार्बन समान एल्किल मूलक के हों चाहे भिन्न भिन्न हों, तो उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे हम R माने यक्स आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ए आर जो है आपके समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो अगर आपके भिन्न भिन्न हैं, अगर समान है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और अगर भिन्न है तो एक को हम एथिल कर दें, एक को हम मेथिल कर दें और दूसरे को हम प्रोपिल कर दें। तो इस प्रकार से ए भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, CH3 CH2 CH3 और आपका जो है CH3 और Cl भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी सदस्यों में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि हाइड्रोजन जिन कार्बनों से जुड़ा है उस कार्बन की बची हुई 3 संयोजकताएं 3 अलग अलग या समान नेचर के या समान प्रकृति के एल्किल मूलक से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि प्राथमिक मोनोहाइलो एल्केन को हम उसके कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा, जिन्हें क्रमशः कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड्स। अब आइए हम लोग बच्चों पढ़ेंगे माने एल्किल हैलाइड के नामकरण पद्धति। तो एल्किल हैलाइड के नामकरण पद्धति में 2 पद्धतियों को हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के नामकरण के लिए 2 पद्धतियां हैं। एक तो कहते हैं कॉमन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि एल्किल मूलक का नाम पहले लिख करके उसके बाद हम हाइड्रोजन समूह के परमाणु यानी हैलाइड का नाम लिख देते हैं। इसमें जो है कोई जो है आधारभूत रूल या सिद्धांत न होने के कारण इसलिए इसको हम जैसे हम अब मात्र हाइड्रोकार्बन के एल्किल मूलक का नाम पहले लिखकर अंत में हैलाइड शब्द जोड़ देंगे। हैलाइड का मतलब कि जो भी जिस नेचर का फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और I है तो आयोडाइड शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे इसका नाम लिखेंगे तो एथिल क्लोराइड लिख दिया। जैसे A होता तो इसका नाम हम लिख देते प्रोपिल ब्रोमाइड। जैसे इसका नाम लिखना होता है तो हम लिख देते आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिख देते हैं। जैसे इसका नाम लिखना होता तो लिख देते आइसोप्रोपिल आयोडाइड लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उनके कॉमन सिस्टम में एल्किल हैलाइड के नामकरण में जो हाइड्रोजन के एल्केन व्युत्पन्न का नाम लिखने में एल्किल मूलक का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद हैलाइड शब्द जोड़ देते हैं। तो इस पद्धति को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम या सामान्य पद्धति। तो इसमें कोई दिक्कत आता ही नहीं होगा। अच्छा आइए दूसरा पद्धति हम पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम, या इसी को ब्रीफ में IUPAC सिस्टम भी कह सकते हो। IUPAC सिस्टम और इसे ब्रीफ में पढ़ना तो
पैक सिस्टम, PAC से पैक कह सकते हो, तो IUPAC सिस्टम, और इसका गठन जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में, इसलिए इसे जिनेवा सिस्टम भी कह देते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न के नामकरण के पद्धति में, IUPAC पद्धति में नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, और जब मात्र हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो उसका नंबरिंग या उसका संख्यांकन उस पक्ष से करते हैं जिस पक्ष से हमारा जो हाइड्रोजन का समूह है वह नज़दीक हो या जिधर उपस्थित होता है। अब इसे प्रतिस्थापी समूह मानकर प्रीफिक्स के रूप में यानी पूर्व लग्न के रूप में उचित, माने कि आप लोकेंट के साथ लोकेंट को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो भी हाइड्रोजन का परमाणु विद्यमान होगा, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो शब्द लिखकर फिर अंत में मात्र हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दिया जाता है। जैसे CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH2, Cl है। अब जैसे इसमें जो है मात्र हाइड्रोकार्बन गणना तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जिन कार्बनों को संख्या नहीं मिलती है उसे मात्र हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, तो मात्र हाइड्रोकार्बन को उसके पहले लिखते हैं, माने मात्र हाइड्रोकार्बन को पहले लिखते हैं। लेकिन क्लोरीन और इस शाखा में अब अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान भी रखा जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखेंगे। तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे, C पहले आता है तो 1 क्लोरो, अब मेथिल में M से शुरू होता है तो आपका 3 मेथिल, और 7 कार्बन का मात्र हाइड्रोकार्बन का वर्ड रूट होता है हेप्ट, और सभी कार्बन एकल बंधों से बंधे हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स एन जोड़ा जाएगा, तो आपका हो गया हेप्ट एन अर्थात हेप्टेन हो गया। जैसे आपका ए भी दिया जा सकता था, CH3 CH CH3 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 CH Cl CH2 CH3। अब देखो जैसे आपका नामांकन में आप इधर से दिया जा सकता था तो गणना करेंगे तो इधर से नज़दीक क्लोरो पड़ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो इसका नाम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। अब देखो चौथे से 2 मेथिल है, 5वें से 1 मेथिल है, 6वें से 1 मेथिल है, तो क्या करोगे 4 4 5 6, अब मेथिल कुल हो गए 4, तो 4 के लिए लिखोगे टेट्रा मेथिल, और 7 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का वर्ड रूट हुआ हेप्ट, और संतृप्त होने के नाते क्या लिख दिया एन लिख दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के किसी भी हैलो एल्केन व्युत्पन्न का नामांकन करने के लिए उनके नंबरिंग उस पक्ष से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से नामकरण में बच्चों कोई दिक्कत तो आ नहीं रहा होगा, नामांकन तो कई लेंगे, चलो ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हैलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन्स।
हैलो एल्केन्स में जो आप हैलो एल्केन्स आपने एल्कील हैलाइड जिसे हम साधारण भाषा में कहा, उनमें आप पढ़े कि हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और ये बंध जो होते हैं कार्बनिक यौगिक में सभी बंध सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए कार्बनिक रसायन को कार्बन और सहसंयोजक बंध का रसायन भी कहते हैं। तो इसमें जो है कार्बन और X के जो बीच बांड है, यह जो बंध है, अब इसकी प्रकृति के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सहसंयोजक बंध है इसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यह एकल सहसंयोजक बंध जो होता है इसकी प्रकृति यहाँ पर दोनों के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है, क्योंकि आवर्त सारणी पीरियाडिक ट्रेंड के मुताबिक जब हम आवर्त सारणी में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीजेज, बढ़ता है। तो कार्बन आवर्त सारणी में आधुनिक डागमा के अनुसार यानी सिद्धांत के अनुसार कार्बन 14वें समूह में है और हाइड्रोजन 17वें समूह में है। तो आवर्त सारणी ट्रेंड के अनुसार हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से बहुत अधिक होने के नाते यहाँ के सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति है वह ध्रुवी हो जाती है, अर्थात जो है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, क्योंकि कार्बन की ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश हो जाता है। इस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो आबंध है वह ध्रुवी प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की ऋणात्मकताओं में काफी अंतर है। जो ऋणात्मकता के मान इस प्रकार हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो वैल्यू है वह इस प्रकार से का, और विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती, इसको भी जानते रहिए। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 काई होता है। विद्युत ऋणात्मकता को काई से डिनोट करते हैं, तो कार्बन की ऋणात्मकता जो है 2.5 काई होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होता है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होता है और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता 2.8 होता है और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता 2.25 होता है। इस प्रकार से इस ग्राफ से देखने से, चार्ट को देखने से साफ स्पष्ट नजर आता है कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सभी हाइड्रोजनों से कम होने के कारण कार्बन की ऋणात्मकता कम और हाइड्रोजन की उच्च होने के कारण यह जो है साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म, एक बंध का अर्थ होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो है का हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस प्रकार से माने कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करता है तो हाइड्रोजन पर निगेटिव से और कार्बन को डेल्टा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वह पोलर नेचर यानी ध्रुवी प्रकृति का हो जाता है। इसलिए ये हमारा हाइड्रोजन हाइलाइड माने कि एल्कील हाइलाइड का अणु यह एक अत्यधिक क्रियाशील होता है, यौगिक होता है और इसका जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। और इस एल्कील हाइलाइड में बच्चों इसको मान को उतार लिए होंगे, थोड़ा सा ये वैल्यू आपको दिमाग में रखना पड़ेगा तभी आप ये कह पाएंगे। वैसे तो मैथमेटिकल वैल्यू तो याद किया नहीं जाता, इसके निकालने के लिए सूत्र है जो पीरियाडिक टेबल में
बताया गया होगा पिछले क्लासों में। यहाँ तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमने आपको दे दिया है, ताकि इस वैल्यू को इसलिए दे दिया ताकि आपको ये समझ में आवे कि ऋणात्मकता में अंतर होता है कि नहीं। और मैंने आपको आवर्त सारणी के ट्रेंड से समझा दिया कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एक एक करके बढ़ती है, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज जेफ का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन कक्षक का विस्तार माने कक्षाओं का विस्तार न होने के कारण कोश स्थिर रहता है, इसलिए नाभिक द्वारा लगने वाले खिंचाव का मान अधिक हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान जो है घटता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के खींचने की सामर्थ्य बढ़ती है, इसलिए जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ने के नाते साझे का इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक्स के बीच शिफ्ट कर जाता है हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन इसलिए आंशिक ऋणावेशित हो जाता है और साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ कार्बन जो है आंशिक धनावेशित हो जाता है। तो ऐसे बंध, इस बंध के इस प्रकृति को हम ध्रुवी प्रकृति कहेंगे, या इसे हम ध्रुवी सहसंयोजक बंध की संज्ञा देते हैं, जिसके वजह से जो है एल्किल हैलाइड का अणु एक अत्यधिक क्रियाशील रसायन होता है और इसकी सहायता से बहुत से तरह के कार्बनिक यौगिकों का कृत्रिम विधि के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जा सकता है। तो आप बच्चों, आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बंध की प्रकृति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा कि कैसा बंध होता है। तो इस प्रकार से अब हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, अब इसमें अब इसकी क्रियाशीलता थोड़ा देख लीजिए कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रो एल्केन में हाइड्रो परमाणु की प्रकृति अलग अलग हो और एल्किल समूह की प्रकृति समान हो, तो सबसे कम क्रियाशील यानी सक्रियता का क्रम क्या होगा? आपका हो जाएगा, सक्रियता का क्रम हो जाएगा आपका RF, RB, आपका RCl और RBr और RI, यानी ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक सक्रियता के बढ़ता हुआ क्रम ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड्स के रासायनिक सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम, यानी हाइड्रोजन का यौगिक ज़्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन परिवार के तत्वों में सबसे कम होती है। क्योंकि आपने ट्रेंड में आवर्त सारणी में भी पढ़ा है कि समूह माने ग्रुप में ऊपर टॉप टू बॉटम, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों में आयोडीन सबसे नीचे है, इन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन से, इसलिए इसकी ऋणात्मकता कम होने के नाते जो यह बंध होता है R और हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड, एल्किल और आयोडीन के बीच जो बांड होता है यह वीक बांड होता है। इसलिए जब इस पर कोई नाभिक स्नेही प्रबल आक्रमण करता है तो इसे आसानी से विस्थापित करके एक प्रतिस्थापन यौगिक बनाता है। तो एल्किल हैलाइड की इस सक्रियता का क्रम है, और एल्किल हैलाइड में एल्किल की प्रकृति के आधार पर सक्रियता, जैसे आपका फ्लोराइड से ज़्यादा क्रियाशील होगा, फ्लोराइड में जैसे आपका CH, Cl, तो इसका मतलब हो गया कि फ्लोराइड, और जैसे आपका यह हो जाए अब देखिए, अब इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा? तृतीयक होगा। प्राइमरी से ज़्यादा सक्रिय सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से ज़्यादा सक्रिय क्या होगा?
टर्शियरी होगा, क्योंकि मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है इस कार्बन पर बढ़ जाएगा, और कार्बन पर जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, तो क्लोरीन पर ऋण विद्युतीय तत्व है, तो प्रतिकर्षण होने के नाते ए बांड हमारे दुर्बल हो जाते हैं। इसलिए जब कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है तो यह बंध टूट जाता है और प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल्कील हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। शेष आगे वर्णन अभी आगे किया जाएगा। बच्चों और मेरे छात्र एवं छात्राओं एवं मेरे साथियों, यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, उचित लगा हो, आपके काम की हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल को दबाना न भूलें। हमारा यही आप सभी से अनुरोध, अनुनय, विनय और प्रार्थना है।